Hello friends, how are you? Hopefully, you are preparing well for your exam, and I am here to add something in your preparation, like literary terms and forms. As you know, literary term is an essential part for TGT and PGT, so don't wasting time, let's get into the video. अफेक्टिव फलासी ये क्या चीज है? अफेक्टिव फलासी क्या चीज है? इस वर्ड को कॉइन किया था W.K. विमसेट एंड मुनरो बियर्ड्सली ने। ये क्या है? जब हम कोई प्रोज या पोइट्री को आलोचना करने के लिए, उसको इवेल्युएट करने के लिए रीड करते हैं, तो हम जैसे इमोशंस खुद रखते हैं वैसा ही हमारा क्रिटिसाइज करने का तरीका होता है। यानी अगर हमें कोई चीज पसंद आ गई या हमें वो इफेक्ट कर गई, हमें उस पर उसका इफेक्ट हमारे ऊपर आता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही आलोचना करते हैं, ना कि एक्चुअल जो लिखा गया है वो किस बेस पे लिखा गया है, क्या सोच कर लिखा गया है। हम राइटर के बेस पर नहीं बल्कि अपने बेस पर उसको क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे हो सकता है कि उसमें भाव बहुत हो, इमोशनैलिटी बहुत हो, या फिर नैतिक शिक्षा ऐसी कोई दी गई हो जो हमें बहुत पसंद आ जाए, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो इस इफेक्ट को जो रीडर होता है, यानी जो आलोचना करने वाला या पढ़ने वाला जो होता है रीडर, उसका इफेक्ट उस पर्टिकुलर प्रोज या पोइट्री को पढ़कर क्या बन रहा है, उसका माइंडसेट क्या बन रहा है, इसे ही कहा जाता है अफेक्टिव फैलेसी। मतलब अगर हमें वो चीज़ पसंद आ गई, अच्छी लग गई, हमें इफेक्ट कर गई, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना भी जो दिमाग होता है उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी आलोचना करते हैं। मतलब अच्छा लगा तो अच्छा है, बुरा लगा तो बुरा है। इसी को अफेक्टिव फलासी नाम दिया था W.K. विंसेंट और मुनरो बियर्डसली ने। नेक्स्ट वर्ड है इन पोइट्री when we use 12 syllables iambic lines in poem, so the line is called alexandrine। होता क्या है देखिए, ऐसे ऐसे फीट होते हैं, आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में कभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनका दो दो का ये ग्रुप बन जाता है और बीच में आता है एक पॉज पोइट्री में, जब भी जो हर एक लाइन की बात की जा रही है, तो उस इसको कहते हैं सिलेबल। एक एक को सिलेबल कहते हैं। इस तरह 12 सिलेबल हो गए, देखिए टू टू का ग्रुप बन के 12 सिलेबल हो गए, या फिर 6 एम्बिक लाइन। इनको 1 2 3 4 5 6 एम्बिक लाइन कहते हैं। तो जब इसका यूज किया जाता है पोएम में, तो उस लाइन को कहते हैं एलेक्जेंड्राइन लाइन। और स्पेशली ज्यादातर अगर आप यूज देखेंगे, स्पेंसर ने इसको शुरू किया था। हालांकि इसका यूज पहले से भी होता रहा है, लेकिन इसको फेमस करने में स्पेंसर का योगदान ज्यादा है। नेक्स्ट, एलेगरी क्या है? एलेगरी है एक नैरेटिव पोयम और प्रोज जो कि एक तो सरफेस स्टोरी चली रही है, मतलब मेन जो बात कह रहा है वो तो है ही है, साथ में उसका एक हिडन मीनिंग भी होता है उसके पीछे, जो कि उस जो स्टोरी चल रही है उसमें उससे इतर मीनिंग या अलग मीनिंग रखता है, या सेकेंड मीनिंग रखता है। बेस स्टोरी से अलग उसकी खुद की अलग स्टोरी होती है। जैसे बनियान की जो द पिलग्रिम प्रोग्रेस है, वो क्या है कि पिलग्रिम कहते हैं तीर्थयात्री को। एक तीर्थयात्री कैसे तीर्थ यात्रा करता है? जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है और ट्रैवल करने में उसे कई सारे लोगों का साथ होता है। फिर रास्ते में उसे बहुत सारी ऐसी चीजों का सामना होता है, बहुत सारी उससे ऐसी गलतियां होती हैं, तो जो उसे उसकी तीर्थ यात्रा में जाने से रोकती हैं। और आगे चल के जो अच्छे कर्म करके पिलग्रिम जाते हैं उनके लिए एक हिडन मीनिंग रखी गई है कि दरवाजे खुलते हैं स्वर्ग के, और जो गलत तरीके से जाते हैं उनके लिए दरवाजे खुलते हैं नर्क के। या जिसके जैसे कर्म होंगे वो उस हिसाब से अपनी लास्ट जो राइट है उसको पाएगा। लेकिन जो स्टोरी बेस्ड स्टोरी क्या चल रही थी, कुछ लोग पिलग्रिम्स हैं जो अपनी यात्रा कर रहे हैं, तो सरफेस स्टोरी ये हो गई। लेकिन उसके पीछे का मीनिंग क्या है कि आप इस दुनिया में रह के जैसे कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों के ऊपर आपकी जो फाइनल यात्रा है या आपकी मृत्यु के बाद आपके साथ क्या होने वाला है वो डिसाइड करेगा। तो एलेगरी अपने साथ साथ एक हिडन मीनिंग भी रखती है। कुछ हद तक ये फेबल या पैराबल से भी मिलती जुलती है, जैसे जातक कथा कहते हैं, या फिर
फोटो के थ्रू होता है ना कि कोई चीज ऐसे शो की जा रही है रेखा चित्रों के द्वारा, बहुत एक्सप्लेन करके, उसको भी एलेगरी कहते हैं, लेकिन कुछ चीजों में ये उनसे अलग होती है। इसमें एक स्टोरी होगी लेकिन उसके पीछे एक हिडन मीनिंग भी होगा जो कि आपको समझने की जरूरत है। अल्यूजन इज अ काइंड ऑफ रेफरेंस। जब आप किसी ऐसे उदाहरण को देते हैं जो कि आप जिनसे फैमिलियर हैं, चाहे वो किसी घटना का जिक्र हो या फिर किसी इंसान का जिक्र हो, मिथिकल हो सकता है वो, और शॉर्ट फॉर्म में उसका रेफरेंस दिया जाता है, बहुत इलेबोरेट नहीं किया जाता है। वो हो सकता है हिस्टोरिकल हो, माइथोलॉजिकल हो, लिटरेरी हो या फिर रिलीजियस हो। इन सब के जब हम एग्जाम्पल्स या उदाहरण देते हैं राइटिंग में, तो उसे कहा जाता है अल्यूजन, उदाहरण देना। एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट लाइक योर क्विजोटिक आइडिया, जैसे डॉन क्विजोट जो है इनकी पोएम, उसमें आपको मिलेगा कि वो डॉन क्विजोट जो है वो बहुत मूर्ख मंदबुद्धि टाइप का है। तो अगर हम क्विजोटिक आइडिया की बात करें, यानी हम उसी तरह के एक लिटरेरी जो वर्क हुआ है उसमें जैसा वो डॉन क्विजोट है स्टूपिड और इम्प्रैक्टिकल, उसी तरह हम आपकी बात कर रहे हैं या आपके आइडिया की बात कर रहे हैं कि आई डोंट लाइक योर क्विजोटिक आइडिया। इस तरह अल्यूजन रेफरेंस देता है, किसी भी तरह का हो सकता है, हिस्ट्री से रिलेटेड, माइथोलॉजिकल या फिर लिटरेरी या रिलीजियस, उसे कहते हैं अल्यूजन। When we doing a mistake in chronology or something located at a time when it could not have existed or occurred, उसे कहा जाता है एनाक्रोनिज्म। क्रोनोलॉजिकल एरर या डिफेक्ट जो होता है उसे एनाक्रोनिज्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए, पर अगर हम ऐसी कोई भी राइटिंग लिख रहे हैं 1920 की मान लीजिए, और हम उसमें पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, तो ये हो गया एनाक्रोनिज्म का एग्जाम्पल, क्योंकि उस वक्त तक पाकिस्तान अस्तित्व में था ही नहीं। तो अगर हम 1947 के बाद कोई राइटिंग लिख रहे हैं, उसमें तो हम उसका यूज कर सकते हैं पाकिस्तान का, लेकिन अगर उसके पहले 1947 के पहले की राइटिंग में अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा क्रोनोलॉजी में एरर, उसे ही कहेंगे एनाक्रोनिज्म। एनाकोलोथन वर्ड इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड एनाकोलोथन। इसका मतलब होता है लेकिंग सीक्वेंस, यानी कि जब कोई सीक्वेंस बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, लेक हो रहा है, छूट रहा है, और हम उसी के क्रम में सेंटेंस बना रहे हैं, या फिर कोई सेंटेंस ऐसा है जो कि ग्रामेटिकल एरर के साथ है, यानी उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, सिंटैक्स होते हैं, वो सब छूट रहे हैं और बात की जा रही है, या फिर टूटी फूटी जैसे भाषा में बोलना कहते हैं ना, उस तरह से जब बात हो रही होती है तो उसे कहते हैं एनाफोलोथन, यानी लेकिन सीक्वेंस, जब क्रम का सही यूज ना हो या फिर क्रम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा हो, सीक्वेंस लेक हो रहा हो, उसे कहते हैं एनाफोलोथन। Anadiplosis is a kind of repetition of the final words of a sentence or line at the beginning of the next। मतलब जो जिससे हमने बात खत्म की थी फिर वहीं से हम बात शुरू कर दें उसी वर्ड को उठाकर, उसे कहते हैं। ये जरूरी है कि ऐसा वर्ड या तो शुरुआत में ही हो या जस्ट मतलब जब हमने बात खत्म की उसके तुरंत बाद ही हो, उसके करीब होना चाहिए। जैसे व्हेन आई गिव, अब आई गिव जो है देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट तुरंत ही स्टार्ट हो गया, आई गिव माई सेल्फ। यहाँ पे आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंस्ट्री। अब इसमें ये जो गो नाउ है, ये गो, ये देखिए तुरंत यहाँ पे एंड गो आ गया, इसी को कहा जाता है एनाडिप्लोसिस, यानी कि फाइनल वर्ड का ही बिगिनिंग वाला वर्ड बना देना या उसी से स्टार्ट कर देना। एनाग्राम एक वर्ड या फ्रेज होता है जो कि स्पेलिंग्स उसकी सेम रहती हैं, उन मतलब जो लेटर्स होते हैं उन्हीं लेटर्स से दूसरा वर्ड बना दिया जाता है, उस या वर्ड या फ्रेज जो भी है वो बना दिया जाता है, उसे कहते हैं एनाग्राम। जैसे देखिए बाइनरी इनटू ब्रेनी, विलियम शेक्सपियर इनटू आई एम अ वीकेस्ट स्पेलर। अब देखिए विलियम से ये वीकिश हो गया, शेक्सपियर में स्पेलर हो गया, बाइनरी को चेंज करके ब्रेनी बना दिया गया, तो वर्ड्स वही यूज हुए हैं लेकिन वर्ड या फ्रेज जो है दूसरा बन गया। जब ऐसा यूज होता है किसी
पोएट्री या प्रोज में, तो उसे कहते हैं एनालॉग। एनालॉगी तब होता है जब हम किन्हीं दो चीजों में समानता या इन दो चीजों की बराबर तुलना कर रहे होते हैं। इट इज एन इन्फ्रेंस दैट इफ थिंग्स एग्री इन सम रिस्पेक्ट्स दे प्रोबेबली एग्री इन अदर्स। मतलब वो किन्हीं चीजों में अगर मिल रही हैं तो हम उन दोनों की समान रूप से तुलना करें। जैसा एक अच्छा गाने वाली लड़की है तो उसकी तुलना लता मंगेशकर से कर देना, या फिर एक कोई लड़का अच्छा खेलता है तो उसकी तुलना सचिन तेंदुलकर से कर देना, इसे कहते हैं एनालॉजी। एग्जाम पेपर में जो सबसे टफ चीज होती है वो होती है जब ये मेट्रिकल फूट आते हैं। मुझे खुद भी लगता है कि इसे याद करना बड़ा मुश्किल है, कब कौन आएगा, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। तो एनापिस्ट तो कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रेस्ड, सॉरी अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड का। ये तीन सिलेबल एक साथ आते हैं। तो एनापिस्ट के एक आपके लिए मतलब ट्रिक कह सकते हैं। ये मान लीजिए एन इसमें से आपने हटा दिया, काट दिया। अब बचा ये ए और ये ए। अब हमें पता है कि अंडर अनस्ट्रेस्ड जो है यू, इसमें भी अनस्ट्रेस्ड है तो दो यू हैं। इन दोनों यू के पहले हम ये मान लेते हैं कि हम ए और एन का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वॉवल के पहले हम एन का यूज करते हैं। अब ये एन और इसको भी उल्टा ये मान लीजिए इधर से ए एन ले लिया। यानी जब हमें एग्जाम में आएगा तो हमें ये याद आ जाएगा कि एनाफीस्ट में आता है अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। मेरे लिए तो ये ट्रिक काम करती है, आप भी देख लीजिए, मेरे ख्याल से तो याद होना जाना चाहिए आसानी से। एनाफोरा इज अ रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लाउज। यानी कि जब हमने कोई क्लाउज शुरू किया, कोई भी बात, कोई भी लाइन शुरू की, तो उसमें जो वर्ड या फ्रेज है वही हम बिगिनिंग में ले आते हैं। जैसे इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, फिर यहाँ वापस ले आए इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, फिर यहाँ ले आए इन एवरी वॉइस, ये विलियम ब्लेक की पोइम से ली गई है। तो ये जो इन एवरी, इन एवरी, इन एवरी से हम रिपीट कर रहे हैं बार बार वर्ड या फ्रेज को, इसको ही कहते हैं एनाफोरा। एनास्ट्रोफ है द रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एनास्ट्रोफ। कैसा रिवर्सल? देखिए, जो भी राइटिंग की जाती है उसमें हम यूज करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, जो भी ऐसे आएगा। लेकिन जब हम एनास्ट्रोफ का यूज करते हैं तो देखिए लाइन में है पावरफुल यू हैव बिकम। होना क्या चाहिए था? यू हैव बिकम पावरफुल। द डार्क साइड आई सेंस इन यू होना चाहिए था आई सेंस डार्क, द डार्क साइड इन यू। लेकिन उसको क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया है। नॉर्मल ऑर्डर के जो वर्ड्स हैं उनको अब नॉर्मल ऑर्डर में, यानी कि उल्टी गति में उनको कर दिया। सेंस हम निकाल ले रहे हैं लेकिन जो राइटिंग होनी चाहिए थी वैसी ये नहीं है। यू हैव बिकम पावरफुल, आई सेंस इन यू द डार्क साइड। उसके बजाय हो क्या गया? पावरफुल यू हैव बिकम द डार्क साइड आई सेंस इन यू। जब कोई राइटर अपने असली नाम के बजाय कोई दूसरा नाम, छद्म यूज करता है अपने लेखन को समाज में रखने के लिए, मतलब समाज में अगर कोई चीजें लिखा गया है तो वो किसी के द्वारा लिखा गया है लेकिन वो अपना नाम ना यूज करके कोई दूसरा नाम यूज करता है, उससे कहते हैं अनोनिम या साइडोनिम, इसी को कहा जाता है। एंटोनोमेशिया is a figure of speech in which a proper noun is used as a common noun. It is a kind of metonymy. In it, an epithet or phrase takes the place of a proper noun. यानी कि जब हम किसी प्रॉपर नाउन को किसी कॉमन नाउन या फिर फ्रेज से, किसी कॉमन नाउन वाले वर्ड या फ्रेज से ट्रांसफर कर देते हैं उसे कहते हैं एंटोनोमेशिया। एंटोनोमेशिया ये एक तरीके की मेटोनमी की तरह भी वर्क करता है। लेकिन इसमें देखिए जैसे शेक्सपियर, तो शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, नाम है, फेम है उनका, लेकिन उनको क्या द बार्ड के नाम से बुलाना। या फिर सचिन तेंदुलकर, ये भी कॉम मतलब प्रॉपर नाउन है लेकिन इसे
द लिटिल मास्टर, कोई भी लिटिल मास्टर हो सकता है, लेकिन वो जो कॉमन नाउन है वो वर्ड या फ्रेज दे दिया जाता है किसी प्रॉपर नाउन को, उसे कहते हैं एंटोनिमिया। शॉर्ट इतनी इंस्ट्रक्टिव सेइंग इज कॉल्ड एफरेज्म। एफरेज्म क्या होता है? जब कोई बात सूक्ति से भरी हो, मतलब एक लाइन में बुद्धिमत्ता पूर्ण कोई ऐसी बात कह दी जाती है, जो गागर में सागर जैसे कबीर के दोहों का नाम दिया जाता है, तो इस तरह की जब कोई छोटी सी लाइन में बहुत गहरी बातें कर दी जाती हों, बुद्धिमत्तापूर्ण बातें कर दी जाती हों, उसे कहते हैं एफरिज्म। जैसे पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यानी पावर क्या करती है? करप्शन को बढ़ावा देती है, और अगर पूरी तरह से आप पावरफुल हो जाते हैं तो पूरी तरह से आप करप्ट भी हो जाते हैं। What is blank verse? It is unrhymed verse usually in iambic pentameter. अब iambic pentameter क्या होते हैं? ये जो ग्रुप होता है, पहला होगा अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, ऐसे तीसरा ग्रुप होगा, और ऐसे करके इसके 5 ग्रुप बनेंगे। इनको कहा जाता है आयम्बिक पेंटामीटर। तो ब्लैंक वर्स हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर में होगी, यानी इसके 5 फीट होंगे, और साथ ही ये अनराइम्ड वर्स होंगे।